धीर बाबू ने अपने होने वाली समधी से कहा कि ऐसा है शैलेंद्र बाबू, मैंने तो लाख समझाया पर मेरी पत्नी रमा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही जिद पर अड़ी है। उसे तो तिलक के अंदर 10 लाख नकद चाहिए। वह अपने मन की सारी साधना पूरी करके रहेगी। क्या कह रहे हैं आप धीर बाबू? तिलक में तो लेने देने की बात तय नहीं हुई थी। बस अब एक दिन में 10 लाख का प्रबंध कहाँ से करूंगा मैं? शैलेंद्र बाबू का सिर चकराने लगा। उनकी आवाज थोड़ी बर्रा सी गई। क्या कहूं, मैं तो आदर्शवादी व्यक्ति हूं। दहेज को समाज का अभिशाप मानता हूं, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? रमा ने तो जिद ही पकड़ ली है। वैसे गलती उसकी भी नहीं है। आपके यहाँ संबंध होने के बाद लोग दरवाजे पर कतार बांधे खड़े हैं। तो शादी से ठीक एक दिन पहले क्यों लड़की वालों से दहेज की मांग की गई? और ये रिश्ता धीर बाबू के लिए क्यों मजबूरी का कारण बन गया था? इस बेहतरीन कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नम्रता ने फोन की घंटी सुनकर करवट बदल ली थी। कंबल ऊपर तक खींचकर कान बंद कर लिए थे। सोचा कोई और उठकर फोन उठा लेगा, पर सभी सोते रहे और फोन की घंटी लगातार बजकर बंद हो गई थी। चलो अच्छा हुआ मुसीबत टली। पता नहीं मुंह अंधेरे फोन करने का शौक किसे आ गया था। नम्रता ने अपने मन में ये सोचा। पर फोन फिर से बजने लगा था तो नम्रता झुंझला गई। लगता है घर में मेरे अलावा यह घंटी किसी को सुनाई नहीं देती। उसने उठाने का उपक्रम किया, पर उसके पहले ही अपने पिता शैलेंद्र बाबू की पदध्वनि सुनकर वह दोबारा सो गई। पिता ने फोन उठा लिया था। क्या क्या कह रहे हो कार्तिक? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। पूरे देश में प्रथम स्थान? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत देखा होगा। क्या नेट पर समाचार है ये सारे? अब तो आपको मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिठाई बिल्कुल खिलाएंगे। घर आओ तो मिठाई क्या शानदार दावत मिलेगी तुम्हें। शैलेंद्र बाबू फोन रखते ही उछल पड़े। थोड़ी देर पहले की मीठी नींद से उठने की खुमारी और बौखलाहट एक क्षण में उड़नचू हो गई थी। सुचित्रा, नम्रता, अनिमेष, कहाँ हो तुम तीनों? देखो कितनी खुशी की बात है। क्या है? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है आपने? सुचित्रा पति की चीख पुकार सुनकर उठकर वापस बाहर आ गई थी। बात ही कुछ ऐसी थी। उन्होंने कहा, तुम सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अब कह भी डालो, भला कब तक पहेलियां बुझाते रहोगे? तो सुनो, हमारी बेटी नम्रता भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम स्थान पर आई है। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता। किसी ने अवश्य तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है। किसका फोन था? अवश्य ही किसी ने मजाक किया होगा। नहीं नहीं, कार्तिक का फोन था और मैं उसकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूं। माता पिता की बातचीत सुनकर नम्रता और अनिमेष भी उठकर आ गए। माँ कहती है, पापा, क्या पता किसी ने शरारत की हो। परीक्षा में सफल होना तो संभव है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं विश्वास कर ही नहीं सकती। नम्रता ने अपना मत प्रकट कर दिया। पर जब तक नम्रता कुछ और कहती, अनिमेष कंप्यूटर पर ताजा समाचार देखने लगा, जहां नम्रता की भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आने पर समाचार प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। कुछ ही देर में समाचार पत्र भी वहां आ गया और फोन पर बधाई देने वालों का तांता लग गया था। शैलेंद्र बाबू तो फोन पर बधाई स्वीकार करने और सबको विस्तार से नम्रता के आईएएस में प्रथम आने के बारे में बताते हुए व्यस्त हो गए। उन्हें उनके नाश्ते तक का ख्याल नहीं रहा। दिन भर घर आने जाने वालों से भरा रहा। नम्रता जहां स्थानीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों और टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने में व्यस्त थी, वहीं अनिमेष और सुचित्रा मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थे। शैलेंद्र बाबू के तो पांव खुशी के कारण जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नम्रता ने एक ही झटके में पूरे परिवार को साधारण से असाधारण बना दिया था। अब रात गहराने लगी थी तो अनेक परिचित विदा लेने लगे थे, पर दूर से आए संबंधियों के ठहरने खाने पीने का प्रबंध तो करना ही था। सुचित्रा के तो हाथ पैर फूल गए थे। 3 बुलाए 13 आए तो सुना था, पर उन्होंने यहाँ पर बिना बुलाए ही सबने दावा बोल दिया था। वे अनिमेष को बार बार बाजार भेजकर आवश्यकता अनुसार
चीजें मंगाए जा रहे थे और वे स्वयं दिन भर रसोई में जुटी रही। अतिथियों का सिलसिला लगातार चल रहा था। लेकिन इसी बीच शैलेंद्र बाबू बोले, अरे, लेकिन एक महत्वपूर्ण इंसान को तो खुशी खुशी में हम भूल ही गए, कार्तिक को। आज सुबह सबसे पहले कार्तिक ने ही मुझे नम्रता की इस अभूतपूर्व सफलता की सूचना दी थी, पर मैं पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहा और वह आया ही नहीं। प्रतीक्षा केवल आप ही नहीं करते रहे पापा, मैंने तो उसे फोन भी किया था। जितना प्रयत्न और परिश्रम मैंने किया, उतना ही उसने भी किया। उसे तो जैसे धुन सवार थी कि मुझे इस प्रतियोगिता में सफल करवा कर ही मानेगा। मेरी सफलता का श्रेय काफी हद तक कार्तिक को ही जाता है। तब नम्रता की माँ ने कहा, सब कहने की बात है, अगर ऐसा ही है तो उसने क्यों नहीं दी परीक्षा? क्योंकि वह चाहता ही नहीं है माँ, उसे पढ़ने पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। वह व्याख्याता की नौकरी छोड़ना तो दूर, अर्थशास्त्र में पीएचडी करने की योजना बना रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक तो तुम दोनों की मित्रता ठीक थी, पर अब तुम दोनों का मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। अपनी बराबरी का वर ढूंढो तो मुझे बहुत खुशी होगी। भूल गई सुधीर और उसके परिवार ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? नम्रता की माँ ने ये सारी बातें कही। नम्रता ने कहा, तो आप चाहती है कि मैं भी कार्तिक के साथ वही करूं जो सुधीर ने मेरे साथ किया था? नम्रता की माँ ने कहा, हाँ, तुम लोगों ने अपनी व्यस्तता में देखा नहीं, लेकिन कार्तिक यहाँ आया था। मैंने ही उसे समझा दिया था कि अब नम्रता उससे कहीं आगे निकल चुकी है, तो किसी से बिना मिले वो मुंह छिपाकर वापस चला गया। नम्रता ने गुस्से में कहा, क्या? आपने मुझे बताया तक नहीं? कार्तिक जैसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं माँ। हम दोनों ने जीवन साथी बनने का निर्णय ले लिया था पहले ही। ये सब कहते हुए नम्रता रो पड़ी, लेकिन उसके पिता शैलेंद्र जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं बेटी। कार्तिक हीरा है, हीरा। उसे अपने हाथ से जाने मत देना। एकांत मिलते ही नम्रता ने कार्तिक का नंबर मिलाया, पर बहुत पहले की एक फोन कॉल उसके मानस पटल पर हथौड़े की चोट करने लगी थी, क्योंकि कुछ समय पहले सुधीर से रिश्ता बनते बनते बिखर गया था और वो अंदर तक हिल गई थी। उस दिन एक बड़ी घटना हुई थी। उस दिन फोन सुधीर के पिता धीर बाबू ने उठाया था। उन्होंने कहा, नमस्ते शैलेंद्र बाबू, कहिए, विवाह की सब तैयारियां हो गई? फोन पर धीर शाह का स्वर सुनकर शैलेंद्र बाबू चौंक गए थे। उन्होंने कहा, सब आपकी कृपा है। हम सब तो कल की तैयारी में ही व्यस्त है। इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद धीर बाबू काम की बात पर आ गए। देखिए, ऐसा है शैलेंद्र बाबू, मैंने तो लाख समझाया, पर मेरी पत्नी रमा कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बस एक ही जिद पर अड़ी है कि उसे तो तिलक में 10 लाख रुपए नकद चाहिए। वह अपने मन की सारी साधना पूरी करके रहेगी। क्या कह रहे हैं आप धीर बाबू? तिलक में तो लेने देने की बात तय ही नहीं हुई थी। अब एक दिन में 10 लाख का प्रबंध कहाँ से करूंगा मैं? शैलेंद्र बाबू का कहते हुए सिर चकराने लगा था। क्या कहूं, मैं तो आदर्शवादी व्यक्ति हूँ। दहेज को समाज का अभिशाप मानता हूँ शैलेंद्र बाबू, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? रमा ने तो जिद ही पकड़ ली है। वैसे गलती उसकी भी नहीं है। हमारे यहाँ संबंध होने के बाद भी लोग दरवाजे पर कतार बांधे खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा लड़का आईएएस है। सोचने व समझ पाने के लिए शैलेंद्र ने कहा, मेरे विचार से ऐसे गंभीर विचार विमर्श फोन पर करना ठीक नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी सुचित्रा के साथ आपके घर आ रहा हूँ। वहीं मिल बैठकर सब मसले सुलझा लेंगे आपस में। नम्रता ने शैलेंद्र बाबू और धीर साह के बीच होने वाली बातचीत को सुन लिया था और किसी अशुभ की आशंका से वह अंदर तक कांप उठी थी। शैलेंद्र बाबू और सुचित्रा जब धीर बाबू के घर पर गए, तो उन्होंने 10 लाख की मांग को वापस दोहराया, जिससे शैलेंद्र बाबू निराश हो गए थे। जब नम्रता से सुधीर का संबंध हुआ था, तब सुधीर डिग्री कॉलेज में साधारण सा एक प्रोफेसर था, पर अब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बन गया था। इसी कारण वर का भाव भी बढ़ गया था। अफसर बनते ही सुधीर का दुनिया के प्रति नजरिया बदल गया था। शैलेंद्र और सुचित्रा वहां से उठ खड़े हुए और घर पर आकर सारी बात साफ कर दी और बोला कि यह विवाद नहीं होगा अब। लगता है कोई और मोटा आसामी मिल गया है उन्हें। सुधीर और नम्रता ने कॉलेज की पढ़ाई तो साथ पूरी की थी। दोनों के प्रेम के किस्से हर आम और खास व्यक्ति की जुबान पर थे।
एमफिल करते ही जब दोनों को अपने कॉलेज में व्याख्याता की पद प्राप्त हो गए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनके प्यार की दास्तान सुनकर दोनों ही पक्षों के माता पिता ने उनके विवाह की स्वीकृति दे दी थी। नम्रता से विवाह तय होते ही जब सुधीर का आईएएस में चयन हो गया तो सुचित्रा और शैलेंद्र बाबू भी खुशी से झूम उठे थे। वे मित्रों, संबंधियों और परिचितों को ये बताते नहीं थक रहे थे कि उनकी बेटी नम्रता का संबंध एक आईएएस अफसर से हुआ है। नम्रता स्वयं भी कुछ ऐसा ही सोचने लगी थी। वह जब भी सुधीर से मिलती तो गर्व महसूस करती थी, पर आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। सुधीर और उसका प्रेम प्रसंग तो पिछले 5 वर्षों से चल रहा था। सुधीर तो दहेज के सख्त खिलाफ था, फिर आज अचानक इतनी बड़ी मांग कैसे हो गई? वह ये बातें सोच सोच कर चटपटा कर रह गई थी। उसने तुरंत सुधीर को फोन मिलाया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुधीर और उसका परिवार तिलक से ठीक पहले ऐसी मांग रख देगा। वह सुधीर से बात करके सब साफ साफ पूछ लेना चाहती थी। उन दोनों के प्यार के बीच में ये पैसा आ कहां से गया था? उसने सुधीर को फोन मिलाया। सुधीर, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ कहो नम्रता, कैसी हो? कल की सब तैयारी हो गई क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। एक दिन पहले क्या 10 लाख की रट लगा रखी है तुमने? मेरे पापा अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? शांत नम्रता, शांत। इतने सारे प्रश्न पूछोगी तो मैं उनके उत्तर कैसे दे पाऊंगा? बनो मत तुम। तुम्हें सब पता है। तुम्हारी स्वीकृति के बिना वे ऐसी मांग कर ही नहीं सकते। नम्रता ने क्रोध में आकर सुधीर से कहा। उधर सुधीर ने नम्रता से कहा, तो तुम भी सुन लो नम्रता। क्या गलत कह रहे हैं मेरे माता पिता? लोग करोड़ों देने को तैयार है। काम मिलेगा तुम्हें और तुम्हारे पिता को आईएएस वर। तुम लोग इस छोटी सी मांग को सुनते ही बौखला गए। सुधीर का ऐसा बदला सुर सुनते ही नम्रता स्तब्ध रह गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह वहीं कुर्सी पर बैठकर देर तक रोती रही। अनिमेष सो रहा था। वह किसी प्रकार लड़खड़ाती हुई अपने कक्ष में गई और अंदर से कुंडी लगा ली। शैलेंद्र और सुचित्रा घर पहुंचे तो देर तक घंटी बजाने और द्वार पीटने के बाद जब अनिमेष ने दरवाजा खोला तो शैलेंद्र बाबू उस पर बरस पड़े। यहाँ जान पर बनी है और तुम लोग घोड़े बेच के सो रहे हो? अनिमेष ने थकते हुए स्वर में कहा। बहुत थक गया था पापा। मैंने सोचा कि नम्रता दीदी द्वार खोल देगी। वैसे भी उनकी नींद जल्दी टूट जाती है। नम्रता, कहाँ है नम्रता? शैलेंद्र बाबू ने थोड़े चिंतित स्वर में पूछा। अनिमेष बोला कि वो अपने कमरे में सो रही है पापा। पर शैलेंद्र और सुचित्रा को कुछ असामान्य सा लग रहा था। माता पिता की चिंता से अवगत थी नम्रता। ऐसे में उसे नींद आ गई, ये सोचकर ही घबरा गए थे दोनों। सुचित्रा ने तो नम्रता के कक्ष का द्वार ही पीट डाला, पर कोई उत्तर न पाकर वे रो पड़ी थी। अब तो अनिमेष की नींद भी उड़ चुकी थी और शैलेंद्र बाबू और अनिमेष ने मिलकर द्वार को तोड़ डाला। उनका भय बिल्कुल सही था। अंदर खून से लथपथ नम्रता बेसुध पड़ी हुई थी। उसने अपनी कलाई की नस काट ली थी। अब अगले दिन के तिलक की बात दिमाग से निकल गई थी। वर पक्ष की मांग और उनके द्वारा किए गए अपमान की बात बुलाकर वे नम्रता को लेकर अस्पताल की ओर भाग गए। समाचार सुनते ही नम्रता के मित्र और सहकर्मी भी वहां आ पहुंचे थे। सुचित्रा और अनिमेष का रो रो कर बुरा हाल था। शैलेंद्र बाबू अस्पताल में पत्थर की मूर्ति की भांति शून्य में ताकते बैठे हुए थे। कार्तिक ने न केवल उन्हें सांत्वना दी बल्कि भाग दौड़ करके सुचित्रा की देखभाल भी की। कार्तिक रात भर नम्रता के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर नम्रता तो होश में आते ही बिफर पड़ी। कौन लाया मुझे यहाँ? मर क्यों नहीं जाने दिया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती। ये सारी बातें वो कर रही थी। तभी कार्तिक ने कहा, चुप करो, ये बकवास करने का समय नहीं है। तुम ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करोगी मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें अपने माता पिता को और दुखी देखना अच्छा लगता है क्या? तुमने उन्हें कितना दुख दिया है देखना चाहोगी? तुम्हारी माँ रो रो कर दीवार से अपना सिर टकरा रही थी। बड़ी कठिनाई से अनिमेष उन्हें घर ले गया है। तुम्हारे पिता तुम्हारे कक्ष के बाहर बेंच पर बेहोश पड़े हैं। कार्तिक, ऐसी परिस्थिति में मैं और क्या कर सकती थी? तुम पहली युवती नहीं हो जिसका विवाह टूटा है। कारण कोई भी रहा हो, दुख का पहाड़ तो पूरे परिवार पर टूटा था, पर तुम बड़ी स्वार्थी निकली। केवल अपने दुख का सोचा तुमने।
तुम्हें तो उन्हें ढांढस बंधाना चाहिए था। नम्रता एकदम चुप हो गई। कार्तिक उसका अच्छा मित्र था। उसने और कार्तिक ने एक साथ कॉलेज में व्याख्याता के रूप में प्रवेश किया था। पर सुधीर के कॉलेज में आते ही नम्रता उसके लटके झटकू पर रिझ गई थी। नम्रता स्वस्थ होकर घर आ गई थी, पर कार्तिक के सहारे ही वह सामान्य हो सकी थी। स्वयं को पहचानो नम्रता, ये बार बार कहता रहता था वो। उसके प्रोत्साहित करने पर ही नम्रता ने आईएएस की तैयारी प्रारंभ की थी। उसकी तैयारी में कार्तिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर आज न जाने उस पर क्या बीत रही थी। हेलो कार्तिक। फोन मिलाते ही नम्रता ने कार्तिक का स्वर पहचान लिया था। कहो नम्रता, कैसी हो? मैं कैसी हूं ये अब पूछ रहे हो तुम? सुबह से कहाँ थे? मैं तो तुमसे मिलने आया था, पर तुम बहुत व्यस्त थी और तुम बिना मिले चले गए मुझसे। ये भी भूल गए कि तुमने तो सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है। आज के संसार में वादों का क्या मूल्य है नम्रता? कार्तिक ने हल्के से स्वर में कहा। लेकिन नम्रता ने फिर कहा, मेरे लिए ये वादे अनमोल है कार्तिक। हम कल ही मिल रहे हैं। बहुत सी बातें करनी है तुमसे और बहुत से फैसले करने हैं, ठीक है ना? नम्रता ने व्यग्रता से पूछा था ये सारी बातें। ठीक है नम्रता, तुम भी मेरे लिए अनमोल हो, ये कभी मत भूलना। कार्तिक ने अपने एक वाक्य में अपना हृदय उड़ेल कर रख दिया था। अब नम्रता की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे, और ये आंसू तृप्ति और खुशी के आंसू थे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।